Hello students, in this video we'll discuss chapter number 9 socio-religious reforms. बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स जो 19th सेंचुरी में 20th सेंचुरी में इंडिया में हुए। देखो बेटा, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे एवल्स थे जैसे कि सती प्रथा, पर्दा सिस्टम, डाउरी सिस्टम, अनटचेबिलिटी। इसमें से कुछ को तो हमने खत्म कर दिया, सती सिस्टम तो पूरी तरह खत्म हो गया है, पर कुछ सोशल एवल्स आज तक सोसाइटी में है। जैसे आज आप इंटीरियर एरियाज में जाएंगे तो आपको विमेन जो होंगी वो घूंघट में दिखाई देंगी, औरतें पर्दा करती हैं ना, घूंघट लेती हैं। फिर डाउरी सिस्टम भी हमारी सोसाइटी में अभी तक चल रहा है। तो कुछ रिफॉर्म्स हम कर चुके हैं, कुछ रिफॉर्म्स हमें करने बाकी हैं। तो डिस्कस करेंगे हम वो सारे सोशल एवल्स इस चैप्टर में जो सोसाइटी में थे 19th सेंचुरी में और कैसे वो धीरे धीरे करके खत्म हो गए। तो बेटा जो 19th सेंचुरी थी उसमें बहुत सारे सोशल लेवल्स प्रेवलेंट थे इंडियन सोसाइटी में। भारतीय समाज में बहुत सारी बुराइयां थी समाज में। जैसे सती में क्या होता था बेटा, अगर किसी हस्बैंड की डेथ हो जाए, मतलब तो उसकी जो वाइफ होगी उसको जिंदा ही जला दिया जाएगा। जब फ्यूनरल पायर होगा ना, मतलब जैसे हस्बैंड की तो डेथ हो गई है, यहाँ पर उसकी हमने अर्थी सजा ली है, मतलब क्या बोलेंगे, उसका फ्यूनरल पायर कर रहे हैं, यहाँ उसकी डेड बॉडी रख दी है। उसकी डेड बॉडी के ऊपर बैठ के ही जिंदा औरत को भी जला दिया जाता था। दिस इज व्हाट सती सिस्टम, सती प्रथा था। ठीक है, मतलब जिंदा औरत को जला दो, क्यों? क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो सती प्रथा बहुत थी सोसाइटी में। चाइल्ड मैरिज, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। फीमेल इन्फेंटिसाइड, बच्ची को पैदा होते ही मार दिया जाता था। इसका एनहांस्ड वर्जन आज इंडियन सोसाइटी में प्रेवलेंट है, फीमेल फोर्टिसाइड। पहले अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं होते थे तो पता ही नहीं चलता था कि जो यूटेरस है, मदर वूम है, उसमें लड़की है कि लड़का। तो उसके पैदा होने का इंतजार करते थे कि पहले पैदा हो जाए फिर उसको मारा जाए। पर आजकल तो हम एडवांस हो गए, हमें पहले पता चल जाता है, वूम में पता चल जाता है कि भाई लड़की है कि लड़का है। जेंडर स्पेसिफाई जैसे ही हुआ आपने उसको वहीं पर मार दिया। तो पहले फीमेल इन्फेंटिसाइड चलता था, आज करेंटली फीमेल फोर्टिसाइड चल रहा है। गवर्नमेंट ने इतना कुछ कर दिया है, फिर भी बैकग्राउंड में तो ये चल ही रहा है। तो सती सिस्टम पहले था, चाइल्ड मैरिज पहले थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड था। फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब लड़की को पैदा होते ही मार देना। ये बहुत कॉमन थे, इसमें कुछ भी बहुत ऐसा नहीं था कि छुपा हुआ था, कॉमन था। विडोज को रीमैरी नहीं करने दिया जाता था। पहली बात तो तुम छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दे रहे, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दे रहे हो, जब तक उसकी शादी की एज आती है तब तक तो विडो ही होगी, भले ही वो एक्सवाइजेड किसी रीजन से हुई हो, तो उसको आप रीमैरी नहीं करने देते थे। अच्छा, ये सारी जब बुराइयां समाज में देखी जा रही थी कि फीमेल इन्फेंटिसाइड था, विडो रीमैरिज अलाउ नहीं थी, चाइल्ड मैरिजेस थी, सती थी, उसी टाइम बेटा एक नई क्लास हमारे इंडिया में रेडी हो रही थी जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को एम्ब्रेस किया हुआ था। मतलब एजुकेटेड थे, पर किस तरीके से एजुकेटेड थे, वेस्टर्न एजुकेशन उन्होंने लिया हुआ था। कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिनकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी, भले ही उन्होंने पढ़ाई किस सिस्टम से की थी, इंडियन सिस्टम से की थी। तो एक नई क्लास एमर्ज हो रही थी इंडिया में, दे टुक टू वेस्टर्न एजुकेशन। पर उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की थी, वेस्टर्न एजुकेशन को एम्ब्रेस किया हुआ था। वेस्टर्न एजुकेशन में पढ़ाई की थी मतलब पश्चिम में जो साइंस, टेक्नोलॉजी, रीजनिंग, इसकी पढ़ाई की जाती थी उन्होंने वो की हुई थी। तो अब बेटा जब उन्होंने साइंस की बात की, लॉजिकल रीजनिंग की बात की, तो उन्हें लगने लगा भाई ये विडो रीमैरिज क्यों अलाउ नहीं है, इसको अलाउ होना चाहिए। सती सिस्टम क्यों है सोसाइटी में, से खत्म होना चाहिए। तो उन्होंने आर्ग्यू करना चालू कर दिया किसके अगेंस्ट में, जो सोशल प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती थी जो एक्चुअल में बहुत बुरी थी, मतलब उनको हम एवल्स बोल सकते हैं। इन एवल्स के अगेंस्ट में उन्होंने आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें लगने लगा कि भाई सोसाइटी से ये सारे एवल्स तो एरेडिकेट होने चाहिए। एरेडिकेट मतलब होता है बेटा, जब इन्हें एक बार समझ में आ गया ना कि ये बुराइयां बहुत ही खराब है सोसाइटी के लिए, तो उन्होंने इन्हें खत्म करने की कोशिश की। तो इनको खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स को लॉन्च किया। दे लॉन्च मूवमेंट्स फॉर सोशल रिफॉर्म, समाज में सुधार लाने के लिए इन्होंने मूवमेंट्स लेके आए। ये जो मूवमेंट्स आई इनके बहुत ही मल्टीफेसेड रिजल्ट्स हमें मिले, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में हमें डिफरेंट रिजल्ट्स इन मूवमेंट्स के मिले। पहले मूवमेंट को हम पढ़ेंगे जो है एंटी सती मूवमेंट। एंटी सती मूवमेंट को लीड कर रहे थे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय पायोनियर द रिफॉर्म मूवमेंट। ये जो रिफॉर्म मूवमेंट थी इसको पायोनियर किया किसने बेटा, राजा राम मोहन रॉय ने।
बेटा ये जो पायोनियर वर्ड है, पायोनियर मतलब सबसे अग्रणी, सबसे आगे कौन थे इस मूवमेंट में? राजा राम मोहन रॉय। एंटी सती मूवमेंट में अग्रणी सबसे आगे कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने ब्रह्म समाज को एस्टेब्लिश किया 1828 में। राजा राम मोहन रॉय ने एक समाज बनाया जिसका नाम था ब्रह्म समाज। ही वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, इन्हें संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी, पर्शियन लैंग्वेज आती थी। इसके अलावा भी ये डिफरेंट लैंग्वेजेस को जानते थे। कौन? राजा राम मोहन रॉय। संस्कृत आती थी, पर्शियन आती थी, बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस भी आती थी। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं जिनमें ये ट्राई करते थे लोगों को ये बताना कि भाई ये जो कास्ट सिस्टम है ये सही नहीं है, सती प्रथा सही नहीं है, हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, इन्हें हमें दूर करना है। तो इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, सती और दूसरे जितने भी सोशल लेवल सोसाइटी में थे। ये बेटा चाइल्ड मैरिज के भी अगेंस्ट में थे। इन्हें लगता था कि भाई छोटे छोटे बच्चों की शादी क्यों करनी है आपको, नहीं करो। पॉलीगैमी का मतलब होता है बेटा जब हस्बैंड एक हो पर वो 1 2 3 वाइफ रख ले, मतलब एक पति और उसकी 3 4 पत्नियां हो, तो इसे क्या कहते हैं? पॉलीगैमी, मोर देन 1 वाइफ। तो ये बोलते थे भाई बच्चों की शादी भी नहीं करो, पॉलीगैमी भी सही नहीं है, ये भी नहीं करो, और इसको सोसाइटी समझ जाए इसके लिए उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू सोसाइटी को समझाने की कोशिश की। जो राजा राम मोहन रॉय थे ये बहुत बड़े सपोर्टर थे इंग्लिश एजुकेशन के। इनका मतलब था कि अगर हमें मॉडर्न आइडियाज़ को स्प्रेड करना है तो इंग्लिश एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हमें हर चीज़ को रीज़न से, लॉजिक से, साइंस से जोड़ना है तो इंग्लिश एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ही रिगार्डेड दिस एज अ मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग मॉडर्न आइडियाज़। मॉडर्न आइडियाज़ को स्प्रेड करना है तो इंग्लिश एजुकेशन इज मस्ट, ऐसा कहना था राजा राम मोहन रॉय का। इन्होंने जितने भी सोशल लेवल्स थे उनके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई। पहली बात तो लीड ली, जब हर व्यक्ति चुप बैठा हुआ था तो ये सबसे आगे आए, आवाज़ उठाई, सती के लिए डिफरेंट कैंपेन्स किए। इनका एक जनरल था जिसका नाम था संवाद कौमुदी। क्या? संवाद कौमुदी। किसका जनरल था बेटा? राजा राम मोहन रॉय का जनरल था संवाद कौमुदी। इसके थ्रू इन्होंने लोगों को बहुत समझाया कि भाई ये जो सती प्रथा आप सोसाइटी में बनाए रखे हो ये कितनी बुरी हो सकती है। बेटा तुम खुद भी सोचो ना कि हमें जब थोड़ा बहुत भी जल जाता है, आप लोग भी क्लास 8 में हो, आप लोगों ने मैगी बनाई होगी, कई बार चाय कॉफ़ी बनाई होगी, तो जल जाता है तो कितना दर्द होता है। तो पूरे की पूरी जिंदा औरत को जला देना, मतलब सोचो कितना बुरा था। ही प्रूव दैट, उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये जो सती प्रथा है ना ही तो ये ह्यूमन है और ना ही तो एंशिएंट टेक्स्ट मतलब वेद जो हैं वो इसको सैंक्शन करते हैं। भाई आप ये जो सती प्रथा कर रहे हैं इसका बेस कहीं से तो लाए होंगे। पहली बात तो ह्यूमन प्रैक्टिस नहीं, दूसरी बात एंशिएंट टेक्स्ट भी इसकी गवाही नहीं देते। इन लोगों ने टेक्स्ट को पढ़ा और रेफरेंस देके बताया कि किसी भी एंशिएंट टेक्स्ट में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है। इस टाइम में बेटा, इसी पर्टिकुलर टाइम में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो गवर्नर जनरल थे, वो भी इस सती प्रथा के अगेंस्ट में थे, उन्हें भी ये प्रथा बिल्कुल समझ में नहीं आई। तो जब राजा राम मोहन रॉय सती के अगेंस्ट में काम कर रहे थे उस टाइम इंडिया में गवर्नर जनरल कौन थे बेटा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट में काम किया, ठीक है। और 1829 में, कब? 1829 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने तो लॉ ही बना दिया और सती की प्रैक्टिस को बैन कर दिया, मतलब सती को इलीगल घोषित कर दिया कि अगर अब आप सती करते पाए गए फिर तो आपने जेल जाना है, पनिशमेंट जो भी कुछ उनके क्लॉज थे उसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन रॉय की बात से सहमत होते हुए 1829 में एक लॉ ही बना दिया जिसके अकॉर्डिंग सती को इलीगल घोषित कर दिया गया, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। फिर ये लंदन गए मुगल एम्परर का एम्बेसडर बन के। ही वेंट टू लंदन एज द एम्बेसडर ऑफ मुगल एम्परर इन 1831। 1831 में लंदन कौन गए? राजा राम मोहन रॉय। किसके एम्बेसडर बन के? मुगल एम्परर। एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? राजदूत। ही डाइड देयर इन 1833 और वहाँ पर एक 2 साल रहने के बाद 1833 में राजा राम मोहन रॉय की हो जाती है डेथ। बेटा राजा राम मोहन रॉय से बहुत सारे लोग इंस्पायर थे, मतलब जो बातें राजा राम मोहन रॉय की थी वो बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आई। इसीलिए राजा राम मोहन रॉय के बाद डिफरेंट प्लेसेस पे, इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस पे ऐसी ही सिमिलर मूवमेंट्स स्टार्ट हो गई। मतलब कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि यार वो व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा है तो हमें भी उसकी तरह कुछ करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने इंडिया के डिफरेंट पार्ट में सेम मूवमेंट्स स्टार्ट कर दी जो जिनके लिए राजा राम मोहन रॉय काम कर रहे थे।
इसीलिए जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो इन्हें कहते हैं फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस। तो यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस। तो वो कौन है? राजा राम मोहन रॉय। एंड प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो दो बातें कही हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके लिए, मतलब इन्हें उपाधि दी है। तो फर्स्ट जो टाइटल दिया है वो है फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस, दूसरा दिया है प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अब हम पढ़ेंगे विडो रीमैरिज मूवमेंट। विडो रीमैरिज मूवमेंट। अच्छा, जो बेटा हमारी सोसाइटी थी उस सबसे ख़राब कंडीशन पहले हुआ करती थी विडोज़ की। विडोज़ को हिंदी में बोलते हैं विधवा। क्या मतलब होता है इसका? जब किसी वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? विडो। उनकी कंडीशन एक्सट्रीमली पैथेटिक थी। सबसे ज़्यादा अगर दयनीय स्थिति किसी की थी तो वो थी किसकी? विडोज़ की। उन्हें अपने हेड को शेव कराना होता था, मतलब पूरा टकला हो जाना होता था। मतलब टकला शेव, समझ गए ना? पूरे बालों को शेव कर दो, टकली हो जाओ। वियर वाइट साड़ी, वाइट क्लॉथ पहनना तो फिर भी ठीक है बच्चा, औरतों के लिए बाल बहुत कुछ होते हैं, भले वो छोटे हों या बड़े हों, पर उन्हें अपने बालों को पूरा मुंडवा देना पड़ता था, टकली हो जाना पड़ता था। और उन्हें किसी भी रिलीजियस और सोशल सेरेमनीज़ में परफॉर्म नहीं करने दिया जाता था। उन्हें वो रिलीजियस और सोशल सेरेमनी अटेंड ही नहीं करने दी जाती थी। स्पेसिफिक फूड को खा सकती थी, मीन्स जब अगर आप विडो हो जाते हो तो आपको खाना भी लिमिटेड मिलेगा, मतलब कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ फूड ही आपको खाना है, सारे फूड आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो बेटा जो सोशल रिफॉर्मर्स थे 19th सेंचुरी में, उन्होंने इस पिटिएबल कंडीशन के अगेंस्ट में भी आवाज़ उठाई। ये जो पैथेटिक कंडीशन थी औरतों की, उस दयनीय जो स्थिति थी उसके अगेंस्ट में कुछ सोशल रिफॉर्मर्स ने बोलना चालू किया। औरतों की ये जो पिटिएबल का मतलब होता है दीन, परेशान जो स्थिति थी, उसके लिए लोगों ने आवाज़ उठाना चालू किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसमें लीड ली। जैसे सती के लिए लीड ली थी राजा राम मोहन रॉय ने, विडो रीमैरिज के लिए लीड ली ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, विडो रीमैरिज मूवमेंट को लीड किया किसने? विद्यासागर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इन्होंने ओपनली सपोर्ट किया। ही ओपनली सपोर्टेड द कॉज ऑफ विडो रीमैरिज इन बंगाल। उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं करना है, विडोज़ को रीमैरी कर देना चाहिए। ये बंगाल में काम कर रहे थे विडो रीमैरिज के लिए। इन्होंने प्रूव किया कि विडो रीमैरिज प्रोहिबिटेड नहीं है शास्त्र में। बेटा जितने भी सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, भले वो दयानंद सरस्वती रहे हों, राजा राम मोहन रॉय हों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, इन्होंने बेटा शास्त्रों को पढ़ना चालू किया, वेद्स को पढ़ना चालू किया, सो दैट दे कैन कन्विंस द सोसाइटी, द पीपल। जो लोग उस टाइम में रहते थे, इन्होंने बोला कि शास्त्रों में भी विडो रीमैरिज नहीं करने की बात नहीं कही गई है। ही प्रूव दैट विडो रीमैरिज वॉज नॉट प्रोहिबिटेड बाय शास्त्र। शास्त्र मतलब हमारे जो पुराण हैं, वेद हैं, उन शास्त्र हैं, उनमें कहीं पर भी नहीं लिखा कि विधवाओं की शादी नहीं करो। ये हिंदूज के सेक्रेड स्क्रिप्चर्स होते हैं क्या? शास्त्र। तो जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे उन्होंने क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया विद्यासागर को। देखो कुछ हिंदूज जो बहुत ही रूढ़िवादी होते हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उनकी परंपराओं में, रीति में, रिवाज में कोई भी आकर बोले, है ना। तो जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज की बात की तो वो उनकी बुराई करने लगे, उनकी आलोचना करने लगे। पर इनके एफर्ट्स अल्टीमेटली रंग लाए और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास हो गया 1856 में कि भाई अब किसी विडो को कोई पनिश नहीं कर सकता अगर वो रीमैरी करना चाहती है तो, बिकॉज अब ये लीगल है। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब आया? 1856 में। इसके लिए लीड पोजीशन किसने ली थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स जैसे कि दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, जस्टिस रनाडे, ये सब एडवोकेट करते थे कि भाई विधवाओं को शादी करने का पूरा राइट है, विडो रीमैरिज होनी चाहिए। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, जस्टिस रनाडे, इन सब ने विडो रीमैरिज की बात की है। दयानंद सरस्वती ने तो आर्य समाज को भी बनाया था। दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज। अब हम दयानंद सरस्वती को पढ़ेंगे बच्चा। तो जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने आर्य समाज बनाया 1875 में। 1875 में आर्य समाज किसने बनाया? दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने बहुत सारे गुरुकुल्स बनाए जो वैदिक एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। वैदिक एजुकेशन मतलब वेदों की शिक्षा देते थे। ऐसे गुरुकुल्स बनाए हमारे दयानंद सरस्वती ने।
आर्य समाज का मानना था कि बच्चा सारे लोग इक्वल हैं, भले ही उनका जेंडर कोई भी, उनकी कास्ट कोई भी हो, मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं करते थे ये। दयानंद सरस्वती क्रिटिसाइज कास्ट सिस्टम। दयानंद सरस्वती ने जाति प्रथा को बुरी तरीके से क्या किया, उसकी बुराई की है। मतलब दयानंद सरस्वती आलोचना करते थे। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना, बुराई करना। किसकी बुराई की? कास्ट सिस्टम की। आइडोलेट्री। आइडोलेट्री क्या होता है बेटा? मूर्ति पूजा। हम लोग देखते हैं ना मंदिरों में जाके मूर्ति की पूजा करते हैं, उनके ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं, कई बार गोल्ड चढ़ा रहे हैं। तो वो कहते हैं आइडोलेट्री भी बहुत बुरी चीज़ है, नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए। मतलब बच्चों की बोले तो छोटे छोटे बच्चों की। इन्होंने कहा कि भाई जो आइडियल मैरिजेबल एज है लड़कियों की वो 16 से 24 साल के बीच में है, और जो मैन है उसकी 25 to 40 के बीच में। दयानंद सरस्वती तो बहुत ही प्रोग्रेसिव थे। इन्होंने कहा लड़कियों की शादी 16 साल से 24 साल के बीच में होनी चाहिए, और जो मेल है उसकी 25 to 40 के बीच में होनी चाहिए। दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति थे बेटा, पहले ऐसे रिलीजियस लीडर थे जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को फेवर किया। रिलीजियस लीडर थे, धार्मिक बातें करते थे, धर्म में ज़्यादा रुचि रखते थे, पर फिर भी रिलीजन के साथ साथ इन्होंने किसको फेवर किया है? साइंस और टेक्नोलॉजी को। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की बात की, सेल्फ रूल की बात की। इंडिया में उस टाइम में ब्रिटिश रूल था, है ना, 1870 1880 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस टाइम में ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। तो दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सेल्फ रूल या स्वराज की बात की थी। इन्होंने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को इंस्पायर किया, ठीक है। ही इंस्पायर्ड फ्रीडम फाइटर्स थ्रू हिज बुक सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश एक बुक लिखी है जिसके थ्रू बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को इंस्पायर किया। इनका जो ग्रेटेस्ट वर्क था वो था रिटर्न द नॉलेज ऑफ द वेदास टू द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड को हमें वेद का नॉलेज फिर से देना चाहिए, पूरी दुनिया को वेद की तरफ मुड़ के वापस देखना चाहिए, वेदों में सब कुछ है, ऐसा कहना था हमारे दयानंद सरस्वती का। इनका स्लोगन था बैक टू वेदास, वे बैक टू वेद। इन्होंने प्रूव किया सुपीरियरिटी ऑफ वेद। वेद में की सुपीरियरिटी को इन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ अलग अलग बातों को कहकर इन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई जो वेद हैं वो सुपीरियर है। जो आर्य समाज है उसने शूद्र को भी एक्सेप्ट किया। शूद्र जो कास्ट हायरार्की में सबसे नीचे होते थे, लोअर स्ट्राटा में होते थे, अकॉर्डिंग टू आर्य समाज वो भी इक्वल है ब्राह्मण्स के, तो उन्होंने शूद्र को भी एक्सेप्ट किया। आर्य समाज ने बहुत सारे स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोले, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। इन्होंने डीएवी स्कूल्स खोले। दयानंद एंग्लो वैदिक, एंग्लो मतलब यहाँ पर इंग्लिश और वैदिक एजुकेशन का फ्यूजन पढ़ाया जाएगा। वेस्टर्न इंडिया में जो रिफॉर्म था उसे करने वाले थे विष्णु शास्त्री। जो विडो रीमैरिज एसोसिएशन था बेटा, अच्छा पहले तो ये बात सुनो कि वेस्ट इंडिया में रिफॉर्म कौन प्रोपेगेट कर रहा था? विष्णु शास्त्री। अब हम बात करेंगे विडो रीमैरिज एसोसिएशन की। बेटा पीडीएफ एक बार भेजने के पहले देखा तो करो कि कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई। पीडीएफ भेज के इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाती, मैम वीडियो, मैम वीडियो, मैम वीडियो। पर वीडियो तो जल्दी चाहिए होता है, पर पीडीएफ प्रॉपर नहीं होता। आप लोगों का पीडीएफ प्रॉपर बनाया करो। तो बॉम्बे में भी 1866 में विडो रीमैरिज की बात होने लग गई। विडो रीमैरिज एसोसिएशन से स्टार्ट हो गए। प्रोफेसर डीके कार्वे ने फाउंड किया विडो होम इन पुणे। डीके कार्वे ने, कौन बेटा? डीके कार्वे ने विडो होम बनाया, कहाँ पर? पुणे में। कंदुकुरी वीर सलंगम भी लीडिंग रोल प्ले कर रहे थे सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट में, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। तो एक प्रोफेसर जिनका नाम है डीके कार्वे, उन्होंने विडोज़ के लिए होम बनाए, कहाँ पर? पूना में। कंदुकरी वीर सालिंगम भी सोशल रिफॉर्मर थे, कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए बहुत काम किया। इन्होंने विडोज़ की कंडीशन में बेटरमेंट आए, सुधार है, उसके लिए काम किया। फिर जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था रस्त गुफ्तार। ये विडो रीमैरिज के आइडिया को प्रोपेगेट करता है, दूसरे रिफॉर्म्स की बात करता है। किसका न्यूज़पेपर था? रस्त गुफ्तार, दादा भाई नौरोजी। अब हम पढ़ेंगे बेटा रामकृष्ण परमहंस को। तो रामकृष्ण परमहंस बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे।
इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये रियलाइज़ कर लिया था कि जितनी भी धर्म हैं, भले वो हिंदुइज़्म हो, सिखिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, इस्लाम हो, ये सब रास्ता है, इन सबका एक ही गोल है। सारे धर्मों का एक ही गोल है। इनका मानना था कि जो रियल नॉलेज है उसे तभी आप अचीव कर पाओगे जब आप या तो अपने आप को डिवोट कर दो कंप्लीटली किसको, गॉड को, या तो आप मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ। ठीक है, ये ह्यूमन को देखते थे एज अ सिंबल ऑफ गॉड एंड देयर फोर एम्फेसाइज्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ सर्विस टू ह्यूमंस। ये भगवान को इंसान के रूप में देखते थे, मतलब इंसानों को किसके रूप में देखते थे, भगवान के रूप में देखते थे। इनका मानना ये था कि जो ह्यूमन है वो गॉड का ही सिंबल है। गॉड के सिंबल के रूप में किसको देखते थे, ये इंसानों को देखते थे। मतलब इंसान ही क्या है, भगवान इसीलिए जोर देते थे कि ह्यूमन सर्विस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, इंसानों की सेवा करो, भगवान खुश हो जाएगा, ऐसी इनकी फिलॉसफी थी। He had a small devoted band of disciples. Disciples का मतलब होता है अनुयायी, शिष्य। शिष्य बोलना गलत होगा, अनुयायी बोल सकते हैं, इनके फॉलोअर्स बोल सकते हैं। इनका बहुत ही कम लोगों का एक ग्रुप था जो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड थे किसको, रामकृष्ण परमहंस को। तो इनके जो डिवोटीज़ थे वो बहुत ही कम थे। ही हैड अ स्मॉल डिवोटेड बैंड ऑफ डिसिप्लाइज। जो यंग नरेंद्र दत्त थे, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने, वो इन्हीं के डिसिप्लाई थे। द यंग नरेंद्र दत्त बिकेम द मोस्ट फेमस। ही वॉज गिवन द नेम विवेकानंद बाय अजीत सिंह, द किंग ऑफ खेत्री। खेत्री के जो राजा थे, खेत्री के जो राजा थे अजीत सिंह, उन्होंने नरेंद्र नाथ दत्त को नाम दिया विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद, बेटा रामकृष्ण ने अपने सक्सेसर के रूप में चुना स्वामी विवेकानंद को। विवेकानंद को अपने सक्सेसर के रूप में चुनने वाले थे उनके गुरु रामकृष्ण। ठीक है, इनको इनकी वर्ल्ड फेमस स्पीच के लिए जाना जाता है जो इन्होंने दी थी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में। कहाँ पर हो रहा था ये कॉन्फ्रेंस, शिकागो में हो रही थी, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन, वहाँ पर स्पीच दी स्वामी विवेकानंद ने। और ये बहुत फेमस हुए उस स्पीच के बाद। वहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हिंदू फिलॉसफी को टू द वेस्ट। हियर शिकागो में इन्होंने हिंदू फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस किया, कहाँ पर, वेस्ट में। और इनको बेटा ट्रू फाउंडर कहा जा सकता है इंडियाज़ यूनिटी एज नेशन। पूरे इंडिया की यूनिटी को या पूरे इंडिया को एज अ नेशन दिखाने वाले पहले कौन थे, स्वामी विवेकानंद। ही थॉट हाउ फीलिंग ऑफ, इन्होंने सिखाया कि कैसे मानवता की भावना, भाईचारे की भावना लोगों को बाइंड कर सकती है। इंडिया में डिफरेंट कास्ट के, कम्युनिटी के, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, तो उन सब के बीच में कैसे बॉन्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, और उस बॉन्ड के थ्रू कैसे इतने बड़े इंडिया को साथ में लेके चला जा सकता है। तो मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, आपसी भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है, लैंग्वेज सेकेंडरी है, रिलीजियन सेकेंडरी है, कास्ट का कोई रोल नहीं है। अगर आप दूसरे व्यक्ति को अच्छा ट्रीटमेंट देते हो तो ऑब्वियस सी बात है वो भी आपके साथ अच्छा ही करेगा। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में ट्राई किया है भारतीयों का प्राइड बढ़ता रहे, भारतीय अपने कल्चर पे, अपनी सभ्यता पे गर्व करते रहें। लाइक हिज गुरु ही सर्व द मेन काइंड, अपने गुरु की तरह इन्होंने भी मानवता की बहुत सेवा की। और 1902 में हो जाती है इनकी डेथ। अब हम पढ़ेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो उसमें पहले सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, एनी बेसेंट को। तो जो एनी बेसेंट थी वो कहाँ जन्मी बेटा, लंदन में। एनी बेसेंट वॉज बॉर्न इन लंदन। इनका जन्म कहाँ पर हुआ, लंदन में। शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये प्रेसिडेंट बनी, जिसे बनाया था मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ऑलकोट ने। कर्नल ऑलकोट और मैडम ब्लावात्स्की ने बनाई थी एक सोसाइटी जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो सारे रिलीजियन की अच्छाइयों को कंबाइन करने की बात करती थी। ऐसी सोसाइटी को क्या कहा गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी।
और उसकी प्रेसिडेंट बनी हमारी एनी बेसेंट, जिनका जन्म हुआ था लंदन में। एंड अ नंबर ऑफ अदर इंडिविजुअल, तो मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ऑलकॉट के अलावा बहुत सारे और भी इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिक। बेटा एनी बेसेंट ने जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में भी बनाया, कहाँ पर, अडियार, मद्रास में। इनकी जो स्पीच थी उसने ट्रमेंडस एंथुजियाज्म, बहुत बड़े लेवल पे जोश जनरेट कर दिया लोगों के बीच में। इनकी जो स्पीचेस थी, इनकी जो राइटिंग्स थी, इन्होंने जोश जगाने का काम किया लोगों के बीच में। इन्होंने स्कूल्स खोले लड़की और लड़कों दोनों के लिए। इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज भी बनाया बनारस में। एनी बेसेंट ने बनारस में कौन सा कॉलेज बनवाया बच्चा? सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनवाया। लड़कों लड़कियों दोनों के लिए स्कूल खोले। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी है कहाँ पर? अडियार में। और ये है बच्चा एनी बेसेंट। बेटा क्विक रिवीजन के लिए हमने अलग से वीडियो बना देंगे। मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। बेटा पहले कस्टम ही हुआ करता था, प्रथा ही थी जो कि बहुत बुरी थी, मतलब बड़ी खतरनाक टाइप की थी, जिसमें छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। द कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज इज सोशल लेवल। ये जो प्रथा थी जिसमें छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, ये सामाजिक बुराई थी। ब्रह्मो समाज ने इसके अगेंस्ट में लीड ली और कैंपेन करना चालू कर दिया कि भाई बच्चों की शादी नहीं करो। बहुत सारे रिफॉर्मर जैसे राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, इन सब ने ही मूवमेंट की किसके लिए? चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। इन्होंने बात की कि भैया ये जो बच्चे हैं इन्हें अभी समझ ही नहीं है, आप इनकी शादियां कर रहे हो, इन्हें पढ़ने लिखने दो। और इनकी इच्छा थी कि एक लॉ ही बन जाए, जैसे सती के अगेंस्ट में बन गया है वैसा कोई लॉ ही बन जाए जिसके थ्रू ये जो कस्टम है चाइल्ड मैरिज का ये ख़त्म हो जाए। कौन चाहते थे ऐसा? सारे सोशल रिफॉर्मर चाहते थे, क्योंकि जैसे ही ये गवर्नमेंट इलीगल घोषित कर देगी इस चीज़ को, लोग थोड़ा सा डरने लगेंगे, वो करेंगे नहीं फिर वैसा। और बेटा फिर कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाए किसने? बहराम जी मालाबारी ने। द एज ऑफ कंसेंट एज पास हो गया 1891 में, और इसके थ्रू एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ 1891 में। किसके एफर्ट से? बहराम जी मालाबारी की कृपा से, मतलब इनकी मेहनत से। पर बेटा हमारे जो इंडियंस थे उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि भाई अब शादी की एज भी अंग्रेज़ डिसाइड करेंगे, तो गलत बात है। तो कुछ इंडियंस ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया कि भाई ये तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करे हमारे रिलीजियस मैटर में, गवर्नमेंट को ये करना नहीं चाहिए। दे वॉन्ट द ब्रिटिश नॉट टू चेंज इंडियन रिलीजियस एंड सोशल कस्टम। इन्होंने ब्रिटिशर्स को वार्निंग दी कि आप यहाँ रूलर बन गए हो पर फिर भी हम आपको यही कहेंगे कि हमारे धार्मिक और सामाजिक मामलों में आप बोलो मत। द पैसेज ऑफ शारदा एक्ट इन 1929 वॉज अ लैंडमार्क टू कर्ब चाइल्ड मैरिज। फिर शारदा एक्ट आया 1929 में, ये तो बिल्कुल ही बढ़िया लैंडमार्क था जिसकी वजह से चाइल्ड मैरिज बहुत हद तक रुक गई। इस एक्ट के थ्रू जो मैरिजेबल एज थी लड़कियों की वो थी 14 साल और लड़कों की 18 साल, मतलब लड़की 14 साल से कम में शादी ना करे, लड़का 18 से कम में ना करे। ये जो एक्ट था इसे कहा गया चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। क्या कहा गया? चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। विमेंस एजुकेशन मूवमेंट। जो औरतें थी बच्चा उन्हें पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था, फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेने दिया जाता था और बहुत लंबे टाइम तो उन्हें पढ़ने दिया ही नहीं जाता था। कुछ लोगों का मानना ये था कि भाई अगर हम औरतों को पढ़ा देंगे तो उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी, जैसे हेनरी लुई विवियान डिरोजियो। हेनरी लुई विवियान डिरोजियो ये वो व्यक्ति थे जिन्हें ऐसा लगने लगा कि औरतों को पढ़ाओ तो उनकी कंडीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इन्होंने कैंपेनिंग करना चालू कर दी औरतों की शिक्षा के लिए कि भाई औरतों को भी पढ़ाया जाए। इनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें कहा गया डिरोजियंस। ही स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट टू फाइट अगेंस्ट सोशल एविल्स। इन्होंने बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया किसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए? सोशल एविल्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। 1820 में कुछ स्कूल्स खोले किसने? क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए, पर वो हमेशा अनपॉपुलर ही रहे। ये जो मिशनरी स्कूल्स थे इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गया। ऐसा कहने लगे इंडियंस कि ये क्रिश्चियनिटी को एडवोकेट करते हैं, हमें क्रिश्चियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन एक्ट्स की बुराई की गई। और बेटा फिर दादा भाई नेहरू जी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि भैया औरतों के बीच में एजुकेशन जाए, उनकी अपनी कम्युनिटी की जो औरतें वो पढ़ें।
वेस्टर्न एजुकेशन इनिशियली प्रमोटेड बाय पारसी कम्युनिटी, और वेस्टर्न एजुकेशन को शुरुआती दौर में प्रमोट करने वाली पारसी कम्युनिटी ही थी। जो सबसे अग्रणी और सबसे महत्वपूर्ण लैंडमार्क था गर्ल्स एजुकेशन में, वो आया बैथून स्कूल्स कलकत्ता से, जिसे खोला जेड बैथून ने, JED बैथून ने। बेटा ये बिथयून है, बिथयून, ठीक है, बिथयून। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बिथयून की डेथ के बाद उनके काम को आगे बढ़ाया। इन्होंने 35 गर्ल्स स्कूल खोले। बेटा बाद में 35 स्कूल्स खोले गए बंगाल में 1857 से 1858 के बीच में, एक साल में। इन्होंने खुद अपने पैसे से खोले ये स्कूल। ये ग्रेट कंट्रीब्यूशन था गर्ल्स एजुकेशन में। महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फुले पहली वुमेन टीचर बनी। पहली टीचर औरतों की बनने वाली कौन थी? सावित्रीबाई फुले। इन महाराष्ट्र सावित्रीबाई फुले वॉज द फर्स्ट वुमेन टीचर। 1848 में सावित्रीबाई फुले अपने हस्बैंड के साथ, जिनका नाम था ज्योतिराव फुले, 5 स्कूल खोलती हैं लड़कियों के लिए। कहाँ पर? पूना के आसपास। तो महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फुले पहली औरत थी जो टीचर बनी। 1848 में सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर 5 स्कूल खोले पूना के आसपास। किसके लिए? लड़कियों के लिए। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो बहुत सारे कॉलेज कोर्सेस स्टार्ट हुए 1879 में। बिथ्यून पहले थे जिन्होंने इन कोर्सेज को स्टार्ट किया। बिथ्यून वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट दिस कोर्सेज। 1880 में बिथ्यून कॉलेज ने पहली ग्रेजुएट महिला प्रोड्यूस की, मतलब पहली ग्रेजुएट लेडी बिथ्यून कॉलेज से ही निकली, जिसका नाम था कदम्बिनी गांगुली। बॉर्न एट कदम्बिनी बासु, बॉर्न एज कदम्बिनी बासु, ठीक है। तो बेटा बहुत सारे कॉलेज कोर्सेज आए 1879 में। बिथ्यून पहला वो कॉलेज बना जिसने इस बहुत सारे कॉलेजेस को ऑफर किया, स्टार्ट किया। 1880 में बिथ्यून कॉलेज वो पहला कॉलेज बना जिसने पहली महिला ग्रेजुएट प्रोड्यूस की, जिसका नाम था कदम्बिनी गांगुली। ये बॉर्न होती हैं एज कदम्बिनी बासु। शी वॉज ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट फीमेल फिजिशियन ऑफ इंडिया। इंडिया की पहली फीमेल फिजिशियन कौन है? कदम्बिनी गांगुली। विमेन ऑथर्स, ऑथर्स मतलब राइटर्स, है ना। नोटेबल डेवलपमेंट हुआ इसी पर्टिकुलर टाइम में, वो था लीडरशिप बाय विमेन। इन्होंने प्रमोट किया एजुकेशन को, अवेयरनेस को औरतों में। औरतों को बताया भाई कि पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है। रासुंदरी देवी ने लिखी अमर जीवन बंगाली में। ये होम मेकर थी। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी अमर जीवन, मेरा अपना जीवन। ताराबाई शिंदे ने लिखी स्त्री पुरुष तुलना। तो रासुंदरी देवी की बुक का नाम क्या था? अमर जीवन। स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी? ताराबाई शिंदे ने लिखी। शी वॉज अ वुमेन एजुकेटेड एट होम, घर में ही पढ़ी थी ताराबाई शिंदे। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने लिखी सुल्ताना's ड्रीम। शी कंडेम्ड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन वीमेन, और ये जो सुल्ताना ड्रीम था इसमें उन्होंने ये आलोचना की कि भाई औरतों पे अलग अलग प्रकार की जो बंदिशें लगाई जाती है वो क्यों। शी वॉज एजुकेटेड इन बंगाली एंड इंग्लिश। तो जो रुकैया शेखावत हुसैन थी, इन्होंने बंगाली और इंग्लिश दोनों में पढ़ाई की। पंडिता रमाबाई फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने वेद की पढ़ाई की। इन्हें वेद पढ़ने के बाद ही उपाधि मिली थी बेटा पंडित रमाबाई की। आफ्टर रीडिंग द वेद शी चैलेंज्ड द ऑर्थोडॉक्स पीपल ऑफ सोसाइटी। समाज के जो रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने उन्हें चैलेंज किया। वेद पढ़ने के बाद इन्होंने बुक लिखी हाई कास्ट हिंदू वुमेन के ऊपर। शी रोट अ बुक हाई कास्ट हिंदू वुमेन। इस बुक में इन्होंने हाईलाइट किया क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं विडोज़ इंडिया में। इन्होंने विडोज़ के लिए होम बनवाए, कहाँ पर? पूना में। Student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. Part 2 will start with caste reform.